हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है एरा ऑफ वन डोमिनेंस पार्टी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो मैं इस वीडियो में भी ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी और मैं इन सारे नोट्स एनसीईआरटी से ही प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये आप लोग नोट्स नोट कर सकते हो, अच्छा नोट्स है। और ये चैप्टर जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन डोमिनेंस पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। इससे हम लोग जो है पता चलेगा कि हम लोग के इंडिया एक डेमोक्रेसी वाली देश, एक कंट्री कैसे बनी। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। पहला टॉपिक हम लोग का यही है, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। आप लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा होगा, ये पीडीएफ जो थोड़ी डल आई थी, तो सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, ये पीडीएफ थोड़ा डल है। मैं आपको बोल कर पढ़ाऊंगी। अंडर दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी दैट आवर लीडर्स सीक डेमोक्रेसी नॉट एज अ प्रॉब्लम बट एज अ सोल्यूशन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को हमारे जो एफिशिएंट लीडर्स थे उन्होंने सॉल्यूशन देखा, ना कि प्रॉब्लम देखा। कई देशों ने कहा कि इंडिया इसे नहीं संभाल पाएगा, इंडिया इसे मत शुरू करो, मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, कई लोगों ने कहा। क्योंकि लेकिन हमारे लीडर्स ने कहा नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री ही बनेगी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को एज अ सॉल्यूशन देखा, प्रॉब्लम नहीं देखा। दे वांटेड टू डू वर्क फॉर परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। Due to this, a crucial decision was taken to establish election commission. वो चाहते थे डेमोक्रेसी लाने के साथ साथ ही हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी काम करें। जैसा कि हम लोग पता है, डेमोक्रेसी अगर आई तो हर एक ग्रुप को इक्वलिटी प्रोवाइड होगी। जैसे कि आज इंडिया में हर एक लोगों के पास इक्वलिटी है, तो उनका यही लीडर्स चाहते थे कि इंडिया में इक्वलिटी आए। तो डेमोक्रेसी का मेन मकसद क्या था, इक्वलिटी लाना, और जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जिन्होंने बहुत ही अनएडवांटेज टाइप ग्रुप्स थे, उनको हर तरह की सुख सुविधाएं, इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना। इसके तहत ही एक डिसीजन लिया गया कि अगर हम लोग को डेमोक्रेसी लानी है, सबसे पहले हम लोग को एक कमीशन स्थापित करना पड़ेगा। अब ये कमीशन क्या था, कैसे था, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक इलेक्शन कमीशन स्थापित करेंगे, जिसके तहत हमारे कंट्री में इलेक्शन होगी और फिर एक कोई रूलिंग पार्टी आएगी। तो पहला टॉपिक आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी क्या था, डेमोक्रेसी कैसे आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, बिकॉज अब वो चैलेंज कैसे था मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चैलेंज बहुत ही बड़ा चैलेंज था, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज यही था, पहला कि जैसे नेशन टू बिल्ड अ नेशन, इसके बाद डेमोक्रेसी लाना ही सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज था। तो अब इसके तहत जो डिसीजन लिया गया इलेक्शन कमीशन स्थापित करने का, वो हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, जनवरी में, ठीक है। और सुकुमार सेन जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। 1950 में स्थापित किया गया। इसका मेन मकसद था इलेक्शन कंडक्ट करवाना पूरे होल कंट्री में। कैसे भी इसकी जिम्मेदारी थी, हर तरह से इसकी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन कंडक्ट हो, इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो पूरे देश में। ये तो एक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी था। अब जो है इलेक्शन करवाने में इनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अभी ये प्रॉब्लम्स क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आया था प्रॉब्लम्स, तो आप लोग प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना। ये प्रॉब्लम्स क्या थी, ये प्रॉब्लम्स थी, पहला था इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड मेंटेनिंग ऑल इट्स रिक्वायरमेंट एंड मेकिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज इज समथिंग डिफिकल्ट। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, एज वी नो कि 7वें नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री था और इंडिया की जितनी भी ज़रूरतें थी उसको पूरी करना, और ऐसे कि अलग अलग डिफरेंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाया जाता है, जिससे जो है अलग अलग उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्षेत्र में हम लोग चुनाव करा सकें। तो उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज तो बन जा रहे थे, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कुछ बनाना तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट
नहीं था, लेकिन हाँ मुश्किल तो हम लोग कह सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हम लोग ये लिख सकते हैं, मुश्किल एक तरह से था भी और नहीं भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है अगर एक तरह से देखा जाए। और नहीं था क्योंकि हम लोग इसके लिए पर्टिकुलर एक इलेक्शन कमीशन स्थापित किए, जिसके तहत हर एक क्षेत्र में इलेक्शन हो, कंडक्ट हो, इसका यही जिम्मेदारी था। दूसरा प्रॉब्लम था पोवर्टी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। पोवर्टी जो है बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। कैसे मेजर प्रॉब्लम थी? क्योंकि हम लोग पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इतनी बुरी तरह से जूझ रहा था पोवर्टी से, कि आप लोग को पता ही होगा पहले जैसे चैप्टर में हर तरह से पोवर्टी थी हम लोग के देश में। तो गरीबी हर तरह से थी। अब हम लोग की उतनी इकोनॉमी भी नहीं थी ना कि हम लोग ऐसा कुछ करवा पाए, लेकिन करवाना तो था। तीसरा एजुकेशन सबसे बड़ा ये पोवर्टी के साथ साथ था। केवल 15% लोग, 17 करोड़ लोगों में से केवल 15% लोग लिटरेट थे, बाकी 85% जो हैं वो इलिटरेट। तो आप लोग सोच सकते हैं डेमोक्रेसी मतलब लिटरेसी होना ही चाहिए किसी देश में, लेकिन इंडिया जैसे देश में तो लिटरेसी नहीं थी, ओनली 15% थी, लेकिन तब भी ये चुनाव हुआ। और चौथा कारण क्या था कि लिस्ट जो थी वो रिकमेंडेबल, मतलब कि लिस्ट तो बन के आई। लिस्ट जैसे हम लोग आज वोट देने जाते होंगे तो हम लोग का एक निर्वाचन पत्र होता है जिसमें हम लोग का नाम आता है, फिर हम लोग को वोटर आईडी के साथ हम लोग वोट देने जाते हैं। तो जो लिस्ट तैयार हो गई और उसमें आदमी औरत हर तरह के लोग थे, हाँ 21 के एबव के लोग थे, उस लिस्ट को वापस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो वुमेन्स थी ना उनका पर्टिकुलर कोई नेम नहीं दिया गया था, उनको वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरह से उनको लिखा गया था उनका नाम, वाइफ ऑफ सम फला, वाइफ ऑफ समवन, वाइफ ऑफ कुछ, ठीक है, ऐसे था। तो ऐसे चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ही नकार दिया, कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसी वजह से ये हम लोग का उम्मीद था कि 1950 में इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1950 में इलेक्शन नहीं हुआ इसी वजह से, क्योंकि लिस्ट को लौटा दिया गया और फिर दोबारा लिस्ट बना था। इलेक्शन के समय में 3200 एमएलए और 489 जो है लोकसभा के मेंबर जो है मतलब इलेक्ट होना था उनको। और इस प्रकार का इलेक्शन जो है कभी दुनिया में जो है नहीं हुआ था। मतलब कि हर एक बहुत ही एक हम लोग के जो इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि एक तो पोवर्टी थी देश में, पैसा नहीं था, ना एजुकेशन था, लेकिन उसके बावजूद एक डेमोक्रेसी आया, मतलब एक इलेक्शन हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर। तो बहुत बड़ी हम लोग की जीत यहाँ पे होती है, क्योंकि जनरली जो है इलेक्शन जो है इस बेसिस पे केवल लिटरेसी वाले देशों में होती है। बहरहाल बहुत अच्छा कदम उठाया था हमारे लीडर्स ने। मेथड ऑफ इलेक्शन के मेथड क्या थे? 1952 में फर्स्ट इलेक्शन जो है वो हुआ। उस समय जो है इलेक्शन का मेथड ये था कि पहले एक बॉक्स रख दिया जाता था हर एक बूथ पे, ठीक है, और उस बूथ पे उस कैंडिडेट का सिंबल रहता था। अब लोगों को एक खाली पेपर दे दिया जाता था, उनको अब जिसको चाहते थे उसको नाम लिखते थे और फिर उस बॉक्स में डाल देते थे। ऐसा जो है 2 इलेक्शन तक चला था, लेकिन 2 इलेक्शन के बाद ये चेंज कर दिया गया। अब जो है बैलेट पेपर पे नाम आता था और सिंबल आता था सारे कैंडिडेट का, और वोटर्स को केवल स्टैंप लगाना रहता था उस कैंडिडेट के नाम के आगे। और 1990 तक आते आते इलेक्शन कमीशन जो था वो ईवीएम यूज़ करने लगा, ठीक है, ईवीएम यूज़ करने लगा 1919 तक आते आते। लेकिन 2004 तक पूरे कंट्री में ईवीएम, इनफैक्ट अभी भी ईवीएम जो है यूज़ होता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभी भी हर जगह हमारे देश में, मतलब कि 2004 से लेकर अभी तक टिल नाउ हम लोग यही यूज़ करते हैं, ईवीएम यूज़ करते हैं। तो ये 3 मेथड्स, पहले तो कि बॉक्स बना, फिर बैलेट पेपर आया, अब जो है ईवीएम। तो ये मेथड ऐसे चेंज हुए। अब कांग्रेस का डोमिनेंस, अब कांग्रेस जो है लगातार 3 इलेक्शन से डोमिनेंस कर रहा था। पहला इलेक्शन में इसने 489 में से 364 सीट्स जीती थी लोकसभा में, और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी और अपोजिशन थी, उन्होंने 16 सीट्स जीते थे। इलेक्शन जो था
1951 अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 में तक हुआ था, लेकिन 1952 वाला हम लोग 1952 ही बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन जो है 1952 में ही हुआ था। The second election was held in 1957 and third election was held in 1962. सेकेंड इलेक्शन 1957 में हुआ था और थर्ड इलेक्शन 1962 में। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड जो है यूज होता था, इंडिया अभी भी यूज होता है इलेक्शन जो है इंडिया में, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है। आप लोग ये क्लास 11th में इस मेथड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े होंगे। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन इंडिया केरला, केरला में कम्युनिस्ट जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी केरला में 1956-7 के इलेक्शन में, देखिए मार्च में हुआ था, लेजिस्लेचर में उसमें वो जीत गई थी। पार्टी ने 126 सीट में से 60 सीट जीती थी और 5 अदर सपोर्ट से, इंडिपेंडेंट सपोर्ट से इन्होंने जीता था। और EMS नव बुडीरीपड जो थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे केरला के। EMS बुडीरीपड जो थे, नम बुडीरीपड, और पहले चीफ मिनिस्टर बने केरला के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे MCQs में आ जाते हैं आराम से, तो आप लोग इसको रटते चलिए। तो लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी ये है कि इसके जीतने के बाद कांग्रेस हताश हो गई। उसने क्या किया, 356 उसके पास पावर था, 350 आर्टिकल 356 के तहत इन्होंने इस गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट को हटा दिया 1959 में। सेंटर था ही इसका हाथ में और इसने ये गलत मिसयूज़ कर दिया पावर को और हटा दिया। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का पॉइंट था, इशू था उस समय, और जाहिर सी बात है ये होगा ही होगा क्योंकि इन्होंने मिसयूज़ किया था अपने पावर को। अब जो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस के डोमिनेंस करने का नेचर कैसा था, नेचर कैसा था, नेचर डेमोक्रेसी वाला था। जैसा कि हम लोग ने पहले कहा, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी ही इनका डोमिनेंस करने का नेचर था। कांग्रेस जो थी इलेक्शन जो है फेयर और फ्री इलेक्शन के तहत जीतती थी, कोई चीटिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शन पे। और इसकी डोमिनेंस दूसरी कंट्रीज से हम लोग को पता है, जैसे चाइना, क्यूबा जैसे देशों में हाँ वन पार्टी डोमिनेंस चलता था, लेकिन उन लोग का डेमोक्रेटिक कंडीशन था। उन लोग का डेमोक्रेटिक कंडीशन था, लेकिन हम लोग का फ्री और फेयर इलेक्शन होता था। तो कांग्रेस का नेचर था। मैं एकदम टॉपिक वाइज चल रही हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कांग्रेस जो है सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था। कांग्रेस जो था 1885 में बना था, इंपॉर्टेंट है 1885 में। ये जो है एक प्रेशर ग्रुप के तहत बना था, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया जो कि सेंट्रल स्टेज पे, मतलब पार्टी बना, रीजनल पे नहीं, सेंटर पे ये पार्टी बना। एक प्रेशर ग्रुप के तहत इमर्ज हुआ था, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई। कांग्रेस में ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हर ग्रुप के लोग, हर रिलीजन के ग्रुप, हर क्लास के ग्रुप, हर तरह के लोग, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, छोटे बड़े का सेंस चाहे वो किसी प्रकार के लोग हों, वो लोग आराम से आ सकते थे। कोई वो नहीं था कि हाँ इसमें केवल एजुकेटेड पर्सन आएंगे, इसमें केवल फार्मर्स आएंगे, इसमें केवल इंडस्ट्रीज आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हर तबके के लोग इसमें आ सकते थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हों, चाहे वो हाई क्लास, चाहे वो अपर क्लास, चाहे वो मॉडरेट्स हों, हर प्रकार के लोग आ सकते थे। और इसी वजह से कांग्रेस को एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन कहा जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस जो है वो लगातार 3 इलेक्शंस में डोमिनेंस करता रहा है। तो ये कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या था, मतलब सबसे बड़ा इसका हथियार क्या था, ये सबको लेकर साथ चलता था, हर तरह के लोगों को लेकर चलता था। इसमें बहुत ज़्यादा कोएलिशन थी, इसमें बहुत ज़्यादा छोटे ग्रुप्स थे, लेकिन हर ग्रुप्स जो है कांग्रेस के अंडर ही रहते थे, कांग्रेस के अंडर में ही काम करते थे। अब यहाँ पे मैंने कुछ 3 पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, और रफ़ी अहमद किदवई मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं फ्री इंडिया के मिनिस्ट्री में, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं बने थे फ्री इंडिया के मिनिस्ट्री में, रफ़ी अहमद किदवई। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला है। अब जो है एमरजेंस हुआ अपोजिशन पार्टी का। इलेक्शन के समय में कई पार्टी थी कांग्रेस के अलावा। इंडियन डेमोक्रेसी जो थी वो मल्टी पार्टी है, अभी भी है और तब भी थी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी।
और हम लोग कह सकते हैं कि रोल जो था अपोजिशन पार्टी का वो भी कांग्रेस ही प्ले कर रहा था। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे विद इन कांग्रेस ही रहते थे, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स ही बाद में चलकर अपोजिशन का रूप लिए। अपोजिशन पार्टी में चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हुई, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हुई, वो बाद में एक अपोजिशन बन गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिशन का प्लस रूलिंग पार्टी दोनों का रोल ही कांग्रेस निभा रही थी। और उसमें छोटे छोटे फैक्शंस थे कांग्रेस में। फैक्शन मतलब गुट अलग अलग ग्रुप्स थे कांग्रेस में, क्योंकि बाद में चलकर एमर्ज हुए एक पार्टी के रूप में, और वही पार्टी फिर अपोजिशन कहलाई। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस ही रूल कर रहा था, अपोजिशन का भी और रूलिंग का भी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा हो। अब जो है ये हम लोग पढ़ते हैं जो 4 पार्टीज थी बिसाइड कांग्रेस, उनके बारे में। पहला था सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 में एमर्ज हुई थी विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ये एक फैक्शन गुट के रूप में एमर्ज हुई थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कई फैक्शन थे, कई ग्रुप थे, कई गुट थे। ये 1934 में इमर्ज हुई थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1948 में ये अलग हुए कांग्रेस से। इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थी, जिसकी वजह से कांग्रेस और इनमें मतभाव मतलब कि अलग विचार थे इन दोनों लोग के। इसकी वजह से इन्होंने 1948 में सेपरेट कर लिया अपने आप को। तो इनकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थी। इनके मेन लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्ली 1920s में बनी थी। और ये जो थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो था रशिया का, उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया था। और इनकी आइडियोलॉजी केवल और केवल कम्युनिज्म थी। इनके मेन लीडर्स थे ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगी और पी. सुंदरया। ये कम्युनिस्ट पार्टी आगे चलकर 1964 में 2 गुटों में बट गई थी, जो कि एक चाइना को सपोर्ट कर रही थी, एक रशिया को सपोर्ट कर रही थी। और ए.के. गोपालन जो है वो जो चाइना वाले के साथ में थे, उनमें ये मिल गए थे। ए.के. गोपालन ये बहुत बड़े लीडर थे केरला के, और इन्होंने ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यही फाउंडर थे या प्रेसिडेंट के रूप में हम इनका नाम लिख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1934 में दोबारा बटी 2 गुटों में, जो कि एक रशिया को सपोर्ट कर रही थी, एक चाइना को सपोर्ट कर रही थी। अब भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो है 1951 में एमर्ज हुई। ये भारतीय जनसंघ जो है वो कहा जाता है कि आरएसएस जैसे चीज़ों से या हिंदू महासभा जैसे गुटों से आगे चलकर ये भारतीय जनसंघ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1951 में आइडियोलॉजी इनकी वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन था, और ये चाहते थे इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बनाना। जैसे पहले वहाँ पे इंडिया में इंग्लिश बोली एज यूजुअली ब्रिटिश से तो ऑफकोर्स बोली जाएगी, वो चाहते थे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, और वो वन कंट्री वन कल्चर और वन नेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे। इनके मेन लीडर्स थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। ये सब इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्र पार्टी 1959 में फॉर्म हुई। इनकी आइडियोलॉजी थी फ्री इकोनॉमी और लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग इकोनॉमी। ये फ्री इकोनॉमी चाहते थे और चाहते थे कि गवर्नमेंट का कम से कम रूल हो इकोनॉमी कंट्रोल करने में। इनकी आइडियोलॉजी यही थी। इनकी आइडियोलॉजी ये सारी इन लोग की आइडियोलॉजी सारे पार्टीज़ की मैंने एकदम एक वर्ड में एक छोटे से छोटे उसमें लिखा है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और ये जो मैंने इनके डेट्स कब बनी, इनकी आइडियोलॉजी मेन लीडर्स बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा। उनके मेन लीडर्स है सी राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी और एन जी रंगा, ये इनके मेन लीडर्स थे। अब जो एक बहुत ही अलग टॉपिक है जो कि है पीआरआई। पीआरआई क्या था ये मैं आपको समझा रही हूँ अलग से। पीआरआई जो था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी था, मैक्सिको का था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसको पहले जो है नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहते थे, लेकिन बाद में इसको इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाने लगा, पीआरआई इन स्पेनिश, जो कि 1929 में फाउंड हुआ था 1929 में। ये मैक्सिको की पार्टी थी जो कि फॉर्म्ड हुई थी प्लूटेरियो इलाइस कैलीज के द्वारा, प्लूटेरियो इलाइस कैलीज के द्वारा।
इनके रूल को ना परफेक्ट डिक्टेटरशिप कहा गया था। ये परफेक्ट डिक्टेटरशिप क्यों कहा गया था? बिकॉज इलेक्शन वर रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय दिस पार्टी। क्योंकि उन लोग जो इलेक्शन इन ये लोग करवाते थे ना, वो पूरा बेईमानी से करवाते थे, पूरा का पूरा चालाकी से, चाल से। मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता था। और ये बार बार, मतलब ये 6 डिकेड से लगातार जीतते हुए आ रहे थे, लगातार जीतते हुए आ रहे थे। क्योंकि इनको कह सकते हैं परफेक्ट डिक्टेटरशिप था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने चालाकी से फ्री और फेयर इलेक्शन ना करवा के चालाकी से इन्होंने अपने पार्टी को फॉर्म किया था, जो कि इसी वजह से इनका लगातार ये जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन फाइनली इनका एक दिन रूल ख़त्म हुआ। इनका रूल जो है फाइनली जो है 2000 में ख़त्म हुआ। तो हम लोग इससे इसी एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि इंडिया में वन डोमिनेंस पार्टी इसलिए था क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन होने के बावजूद था, ना कि कोई मैनिपुलेशन, ना कि कोई रिग्ड, कुछ नहीं था। हाँ, ये फ्री और फेयर इलेक्शन होने के बावजूद कांग्रेस ने लगातार 3 इलेक्शन में डोमिनेंस किया है। ठीक है, तो ये PRI भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो पढ़ के, और आई होप आपको समझ में भी आया हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ऐसी आगे वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।